हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो बिफोर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन डिटेल, वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग to the surface normally, yeah, we can say perpendicularly. So let me give the definition of this first. The magnetic flux through any surface placed in a magnetic field is the number of magnetic lines of force passing through the surface normally या crossing to the surface normally. ये देखिए आप, जैसे ये कोई सरफेस है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले एक डायग्राम बनाता हूँ। ये देखिए, दिस इज any surface and magnetic field lines are passing normally to this surface. Let's suppose magnetic field lines, ये आपके पास magnetic field lines का सिंबल है B। तो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लीजिए 3 पास की यहाँ से, लेकिन 2 अंदर और 1 बाहर, तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स आ गया दैट इज 2। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इंक्रीज करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैंने उतना ही एरिया लिया, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर दी। तो मैंने आप देखिए, आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब हुआ कि लाइंस आर वेरी क्राउडेड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप यहाँ पे 3 पास कर दी और 1 बाहर निकल गई, एक सरफेस के बाहर और 3 लाइंस अंदर चलेगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे अगेन इंक्रीज कर गया। पहले 2 था, अब ये 3 हो गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं एरिया को इंक्रीज कर देता हूँ। पहले तो मैंने एरिया सेम रखा, यहाँ पे देखिए आप, एरिया वॉज सेम, एरिया सेम यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। बोथ द केसेस यहाँ पे और इस केस में नंबर 1 पे और नंबर 2 पे एरिया सेम था। अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया को बड़ा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए आप, एरिया को इंक्रीज कर रहा हूँ। एरिया मैंने नीचे तक ले लिया, ज़्यादा एरिया ले लिया। ये देखिए आप, अब इस एरिया में क्या हुआ कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास की, तो इसमें बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो गई। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस कर दी 5 पास कर दी, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है दैट इज 5। तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि एरिया इंक्रीज करने से, एरिया अगर आप इंक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास किया तो भी फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और एरिया इंक्रीज किया तो भी फ्लक्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। और आगे आते हैं हम एंगल के ऊपर कि एंगल इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स क्या आएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, आपने ये डेफिनेशन अभी लिखी कि द मैग्नेटिक फ्लक्स टू एनी क्लोज सरफेस, या वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग टू अ सरफेस नॉर्मली, ठीक है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये देखो आप, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मैग्नेट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी इनटू सरफेस एरिया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये सरफेस के बिल्कुल नॉर्मली पास कर रही हैं, परपेंडिकुलरली वी कैन से। अब सपोज करिए कि दिस इज द एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया। जैसे आप कोई भी एक एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। ये वाली छोटी सी बुक है, आप इसमें देखिए कि इसमें इसका जो एरिया है उस तरफ है, ठीक है। इस बुक का जो एरिया उस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके इस डायरेक्शन में जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे भी निकल रही है, इस तरफ से निकल रहे हैं। तो वो हमें ये देखना है कि वो इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, ठीक है। तो ए एन यूनिट वेक्टर सो दैट इट हैविंग ओनली पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इसका एरिया है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, जैसे हम भी चलते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और एक हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है हमें। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, एक यहाँ पे देखिए नॉर्मल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
तो इसके रिजल्टेंट में कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दैट मेक्स एन एंगल विद दिस एरिया वेक्टर, एंड एरिया इज नॉट अ स्केलर, एरिया इज अ वेक्टर। जैसे हम एरिया एलिमेंट हमने पढ़ा हुआ है। तो आप देखिए ये जो एन यूनिट वेक्टर ये एक एरिया है, ये इस डायरेक्शन में दिख रहा है हमें, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, हमने पहले इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस एरिया वेक्टर, इट मींस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी v cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी v sin थीटा। जो जिसके साथ थीटा बन गया वो हमें cos लेना है, आपको पता है, जिसके साथ एंगल बन गया वो दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज v cos थीटा, उसको हम cos थीटा बोलेंगे, ठीक है। अब आप इसमें देखिए एग्जांपल, इस डायग्राम में देखिए, मान लीजिए ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, और जो आपके पास एरिया वेक्टर था उसके साथ इस मैग्नेटिक फील्ड ने एंगल बना दिया थीटा। तो ये बन गया आपके पास v cos ऑफ थीटा, दिस कंपोनेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस कंपोनेंट या एरिया वेक्टर। तो आपके पास जो रिजल्टेंट फील्ड है उसमें मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स या एरिया वेक्टर के साथ। तो आपके पास इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट आपके पास दैट इज व्हाट v cos ऑफ थीटा। तो इधर देखिए आप, दैट इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ b मींस ये वाला कंपोनेंट b cos ऑफ थीटा, यहाँ लिख देता हूं मैं b cos ऑफ थीटा इनटू सरफेस एरिया दैट इज a। तो बन गया आपके पास b a cos ऑफ थीटा, दिस कैन बी रिटन एज a डॉट b, या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a वेक्टर डॉट b वेक्टर दैट इज इक्वल टू a b cos ऑफ थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या बन गया b cos थीटा और इंटू a, तो इसको हम b वेक्टर डॉट a वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो यही से भी हमारी डेफिनेशन क्लियर हो रही है। देखिए कि अगर हम जो फ्लक्स है आपके पास दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया वेक्टर, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कौन सा थीटा? कोस थीटा, ठीक है। तो आपके पास आ गया बी ए कॉस ऑफ थीटा, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हमारे पास बन गया बी ए कॉस ऑफ थीटा। सो फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल जा रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे एंगल 0 होगा। और सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। और थर्ड केस में हमने कोई भी एंगल थीटा ले लिया ए और बी के बीच में। इसको इस फॉर्म में लिख दिया हमने बी ए कॉस थीटा दैट इज बी डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसका जो यूनिट दैट इज वेबर। तो आपने यूनिट याद रखना है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसका यूनिट है वेबर, डब्ल्यू बी। और आप यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है दैट इज टेस्ला, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो आपके पास 1 वेबर किसके बराबर आ गया? ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं हम, दैट इज 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 वेबर दैट इज इक्वल टू 1 डब्ल्यू, इसका साइन लिख दिया हमने 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। सो फ्लक्स इज सेड टू बी ऑफ 1 वेबर व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला पासिंग नॉर्मल टू ए सरफेस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। मींस कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। सिमिलरली वी कैन डिस्कस इन सीजीएस फॉर्म। अगर हम सीजीएस यूनिट में लिखें तो जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट होता है मैक्सवेल। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है दैट इज गॉस, GAUSS, और एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को वेबर लिखा, यहाँ पे हमने गॉस लिखा, वहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ पे टेस्ला लिखा, तो इस तरफ हम गॉस लिखेंगे, उधर मीटर स्क्वायर एरिया लिखा और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो आपके पास अगर हम 1 मैक्सवेल डिफाइन करेंगे, सो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 गॉस, ठीक है, passes through a magnetic field lines passing to a area of 1 centimeter square, it produces a magnetic flux of 1 मैक्सवेल। तो हम सीजीएस में अगर डिफाइन करना चाहें तो हम इसको सीजीएस में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करें कि फ्लक्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, सो फ्लक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव फ्लक्स एंड नेगेटिव फ्लक्स। तो आगे हम इसको यहां पे डिस्कस करते हैं फ्लक्स, ठीक है। सो फ्लक्स होगा आपके पास, फ्लक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, positive flux and negative flux।
पॉजिटिव फ्लक्स में क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू आपने लिखा था बी ए कॉस ऑफ थीटा। जब आपके पास एंगल 0 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और यहां पे जब फ्लक्स आपके पास जो फ्लक्स होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर एरिया वेक्टर के डायरेक्शन है तो एंगल इज 0 बिकॉज दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल लाइंस मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। देयरफॉर द फ्लक्स विल बी पॉजिटिव बिकॉज cos 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, तो ये आपके पास आ गया प्लस बी ए, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज दिस वे। तो आप डायग्राम के थ्रू भी इसको दिखा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं और आपका जो ये आपके पास जो यूनिट वेक्टर है या जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो एंगल इज 0 डिग्री। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें कि आपकी जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में, और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आपके पास एंगल क्या बनेगा, थीटा विल बी 180 डिग्री। व्हेन थीटा विल बी 180 डिग्री देन cos of phi is equal to cos 180 is equal to -1, तो you are getting minus BA। तो फ्लक्स आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, तो ये था आपके पास कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग टू द सरफेस नॉर्मली through this surface normally, that is known as magnetic flux. Now we will discuss electromagnetic induction.